हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस एकेडमी अलवर क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। तो इंपॉर्टेंस डेट्स रिलेटेड टू एटम, मतलब एटम की जो डिस्कवरी हुई है ना, वो अचानक से तो होनी गई कि ये एटम है, सब इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज अलग अलग टाइम पर हुई है। साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह अलग अलग मॉडल्स दिए हुए हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स या ईयर वाइज देखते हैं अपन। तो जो सबसे पहले अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी बताई। फिर मैं सोच रहा था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले तो बहुत कुछ हो चुका है एटम के बारे में, तो वो सब देखेंगे। जिस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी उसी टाइम पे कराएंगे अपन, अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स देखेंगे अपन ना, सिस्टमेटिक चलेंगे। सबसे पहले 1897 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने की थी। क्लियर है, कैथोड रेस के रूप में की थी, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में। 1898 में उसके जस्ट 1 ईयर के बाद पीछे लग गए लोग, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो नहीं, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम में तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, उसका ऑपोजिट चार्ज भी होना चाहिए। और इतनी ज़्यादा जिद्दत से, इतनी शहदत से, मतलब इतना जिद पकड़ ली थी ई गोल्डस्टीन ने तो, कि वो सक्सेसफुल रहे प्रोटॉन की डिस्कवरी करने में आफ्टर 1 ईयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। ठीक है, तो कंसिक्यूटिव ईयर्स में हुई थी। उसके बाद थॉमसन ने मॉडल अपना दे दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब डिस्कवर हो गए कि मतलब एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बेस बना करके और 1904 में थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, जिसे बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने दिया था ये। क्लियर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, थॉमसन ने जब ये मॉडल दिया था तो ये मॉडल काफ़ी चला भी था। क्लियर है, लेकिन क्योंकि थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया था, तो ये बहुत महान साइंटिस्ट थे उस वक्त के। क्लियर है, तो जब ये मॉडल इन्होंने दिया था तो ये वाला मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया था। पर इस मॉडल पर जब रिसर्च हुई आगे की साइंटिस्टों ने, तो 1911 में रदरफोर्ड से पहले ही कुछ साइंटिस्टों ने ये कह दिया था कि ये मॉडल नहीं है सही बिल्कुल भी। इसमें कुछ एक आध बातें जरूर सही थी, बाकी मैक्सिमम चीज़ें इसमें गलत ही थी। क्लियर, कुछ सालों तक ये चला, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने इस मॉडल को फेल कर दिया। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था जिसे सोलर सिस्टम मॉडल बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल बोला जाता है, कई नेम है इसके। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया एटम से रिलेटेड, 1911 में दिया था उन्होंने। क्लियर है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। इनके मॉडल में भी काफ़ी कमियां रही थी, हालांकि बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। ठीक है ना, रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था वो दिया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी बताई थी उन्होंने कि न्यूक्लियस डिस्कवर रदरफोर्ड ने ही किया है। क्लियर है। उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन एग्जैक्टली कहाँ होते हैं एटम के अंदर, ये बताया था। थॉमसन ने तो गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया था इस बात को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे बिखरे रहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर किया बोर्स ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने जो बातें बताई थी आज भी कई बातें एग्जैक्टली सेट और फिट बैठती हैं बोर्स एटॉमिक। जैसे यहाँ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस आज भी है और तब भी था। क्लियर है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिट्स के बारे में बताया जाता, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। 2 साल बाद में आ गया था, बोहर्स ने दिया था। उसके बाद बोहर्स के मॉडल को एक्सटेंड किया था सोमरफील्ड ने। क्लियर है, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल दिया था 1915, यानी 1915 के आखिरी महीने में, दिसंबर में पब्लिश हुए इसके कुछ पेपर, रिसर्च पेपर। उसके बाद जनवरी में 1916 में पब्लिश हुए, और फाइनली सोमरफील्ड ने अपना मॉडल दिया, जिसको बोला जाता है सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एक्सटेंशन मॉडल। इन्होंने बोहर्स के मॉडल पर काम करना शुरू किया था। वैसे इन्होंने अपना वर्क बोहर मॉडल से 2 साल पहले से ही कर रखा था स्टार्ट, 1911 में। ठीक है, 2 साल के अंदर बोहर्स सक्सेसफुल हो गए मॉडल देने। फिर इनको जलन हुई कि भाई बोहर्स कैसे आगे बढ़ गए, तो ये और ज़्यादा पीछे लग गए बोहर्स के मॉडल के। भाई खुद देना चाहते थे ना, रदरफोर्ड के बाद कोई मॉडल खुद भी देना चाहते थे, बट बोर्स ने दे दिया, तो बोर्स की कमियां, बोर्स के मॉडल में कमी निकालने लगे, और कुछ न कुछ उन्होंने बताया था। सोमरफील्ड ने क्या बताया था देखेंगे उसी वक्त। उसके बाद काफ़ी लंबा गैप आया, और 1924 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल की।
ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं ये जब चलते हैं, क्लियर है, तो इनकी वेव नेचर भी होती है। पार्टिकल नेचर तो है ही इनकी, सारे लोग पार्टिकल नेचर ही बता रहे हैं, लेकिन वेव नेचर भी होती है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है। 1924 में ये बात लुइस डे ब्रॉगली ने कही थी, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर बताई थी कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है, इलेक्ट्रॉन वेव होता है। ये सबसे पहले लुइस डे ब्रॉगली ने बताई थी। इसे बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही और इलेक्ट्रॉन वेव भी है। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाता है, कुछ फिनोमिना में इलेक्ट्रॉन वेव बनता है। यानी इलेक्ट्रॉन की दोनों तरीके के बिहेवियर दिखाई पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, ये सबसे पहले इन्होंने बताया था डे ब्रॉगली ने। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। इरविन श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने दिया था ये मॉडल कि देखो जैसे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, ऐसे सबसे लेटेस्ट मॉडल था ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये आज भी टिका हुआ है। इसमें बस कुछ धीमे धीमे करेक्शंस हो रहे हैं आज भी, लेकिन ये मॉडल आज भी टिका हुआ है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, हिजेनबर्ग ने दिया था, वर्नर्स हिजेनबर्ग, ठीक है। और उसके बाद फाइनली 1930 सारे काम हो गए, मतलब एटम लगभग बन गया। तब एटम के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता चली थी, क्या कि एटम का जो मास है ना वो एक्चुअली में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ देने से जस्टिफाई नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। हम किसी एटम का मास निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मास कुछ और आ रहा है। हमारे जो डेटा है कि सब न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं 1932 से पहले। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से पूरे एटम का मास नहीं बना होता। ये काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए। तो फिर जेम्स चैडविक ने ये बताया कि नहीं साहब, न्यूट्रॉन भी होता है एटम के अंदर, इसकी डिस्कवरी की थी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको लास्ट में करेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की कर ली। अब अपन स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर एक एक पॉइंट्स को अपन लेते जाएंगे, फाइनली अपन फिर डिस्कवरी करेंगे न्यूट्रॉन की। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, क्लियर है। चलो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, कब दिया गया था, मैंने लिख दिया 1904 में दिया गया था, जे थॉमसन ने दिया था। देखो थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया था तो उस वक्त आप जाके देखो, खुद जाके देखो, थॉमसन की जगह अपने आप को रख के देखो। उस वक्त 1904 है और इससे पहले साहब गोल्डस्टीन और खुद जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं। यानी जे थॉमसन को पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बस अब क्या था, थॉमसन को इन पार्टिकल्स को रचना था और एक मॉडल बनाना था, ठीक है, और उसकी बात सब मानने थे। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रिलेटेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर डाल्टन ने दिया था पहला एटॉमिक मॉडल तो, लेकिन डाल्टन ने जो अपना मॉडल दिया था वो नॉन डिविजिबल था। उसने कहा था कि एटम डिवाइड नहीं है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिविजिबल जो एटम है उसका पहला मॉडल था। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रिलेटेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट। थॉमसन ने बताया था कि एटम क्या है, स्पेयर, एक गोला है पॉजिटिव चार्ज का। देखो इस तरह से एटम क्या है, एक स्पेयर है, ठीक है, और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। जैसे खीर बनाते हैं अपन, तो खीर में दूध हर जगह होता है, कहने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से एटम के अंदर हर जगह पॉजिटिव चार्ज रहता है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज रहता है। मतलब ये पूरा स्पेयर होता है पॉजिटिव चार्ज का। एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे खीर जो है वो दूध से मिलकर बनी हुई, मतलब चावल उसमें बीच बीच में पड़े हुए हैं और पूरे में क्या है, दूध है। तो इसी तरह एटम के पूरे हिस्से में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फिर उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन और एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में एम्बेडेड, धसे हुए हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पूरे में इलेक्ट्रॉन नहीं, धसे हुए हैं बीच बीच में, क्लियर है। और फिर इन्होंने जब इसको देखा तो तुरंत इनको प्लम पुडिंग, एक स्वीट होती है उसकी याद आई, क्लियर है। प्लम पुडिंग में क्या होता है एक्चुअली में, प्लम पुडिंग में जो पुडिंग होता है ना उसमें बीच बीच में कुछ बिखरा हुआ होता है प्लम, तो प्लम पुडिंग मॉडल भी दे दिया। और सबसे मेन अपन इसको जानते हैं वाटरमेलन मॉडल। जैसे तरबूज को अगर अपन ले इस तरह से काटें एक तरबूज को, तो तरबूज में क्या होता है, पूरा रेड 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 होता है, ये ऐसे जरा समझना, तरबूज में क्या होता है, पूरा रेड 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 होता है, रेड रेड हिस्सा होता है। तो रेड रेड हिस्सा क्या है जरा समझो, ये रेड रेड हिस्सा जो है ना तरबूज का, ये एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और बीच बीच में क्या है, बीज, बीच बीच में क्या है, बीज, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, बीच बीच में एम्बेडेड है ना,
जो सीड्स हैं तरबूज के, वाटरमेलन के, वो बीच बीच में एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन की तरह। क्लियर है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरह है, सीड की तरह है, वाटरमेलन सीड की तरह, और प्लस किसकी तरह है, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, रेड पार्ट ऑफ वाटर। तरबूज का जो लाल हिस्सा होता है ना, वो पूरे में होता है लाल हिस्सा, तो इसी तरह पॉजिटिव चार्ज पूरे में होता है, तो रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। तो कुछ आपको समझ में आ रही है कहानी? क्लियर? तो इस तरीके का मॉडल दिया गया था थॉमसन के द्वारा, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन। एक बड़ी अच्छी बात जो थी ना, ये सारी बातें तो खैर बकवास है, ये सब कुछ भी होता नहीं है, ये पूरे में अपना आज की डेट में जानते हैं। उस वक्त तक ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, उस वक्त तक ऐसे भी किसी ने सोच लिया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आज भी सही है, ये पॉइंट इज वेरी वेरी बिग एडवांटेज। थॉमसन मॉडल का सबसे अच्छा पॉइंट था ये कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के अंदर मतलब एटम आज भी अपन जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर? हाँ, आज ये भी है कि एटम चाहे तो इलेक्ट्रॉन लेके और इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बना सकता है। उस वक्त तक ये बातें तो नहीं थी, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था उस वक्त। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये एक इस एटम में बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट्स आपको बहुत काम आने वाली हैं। इससे आप पता है सिस्टमेटिक आपके ध्यान रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन, फिर दोनों को मिला के थॉमसन मॉडल आएगा, फिर थॉमसन के पीछे पड़ेगा रदरफोर्ड, वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते हैं। रदरफोर्ड की बातें सही नहीं लगी थी। क्लियर है? रदरफोर्ड ने पीछे लग गया इस मॉडल के और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। उन्होंने कहा था कि सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट एटम के बीचों बीच सेंटर में होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये अपन जानते हैं, 9th-10th में पढ़ते आए हैं। एक बार इसको नोट करो, उसके बाद अपन देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ और फेलियर ऑफ दिस मॉडल, कि फेल कैसे हुआ ये मॉडल। प्लीज नोट डाउन दिस। चलो तो अपन बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, कमियां, ड्रॉबैक्स क्या थी। तो देखो, सबसे पहली ये फेल हो गया था ये मॉडल। एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, किस तरह से, मतलब है तो होल्ड कर रहा है तो कर रहा है, अपने मन में ये बात आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेज में है, ठीक ना, होल्ड किस तरह से कर रखा है उसको। क्लियर है भाई? पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, दोनों रेस्ट है, क्या पोजीशन है, तो होल्ड किस तरह से कर रखा है। हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, इस चीज को नहीं समझा पाए थे एग्जैक्टली कि कैसे होल्ड कर रहा है। ठीक है, बता, इनसे पूछा कि आप कह रहे हो कि तरबूज में जैसे रेड रेड पार्ट होता है, ऐसे पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है, तो उसने किस तरह से होल्ड कर रखा है, ये एक्सप्लेन करिए। ठीक है ना, कि दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या दोनों स्टेबल, दोनों मतलब रेस्ट स्टेज में, या कोई एक मूव कर रहा है एक रेस्ट स्टेज में, फिर मूव कर रहा है तो कौन सा कर रहा है, प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है, रेस्ट है तो कौन सा कर रहा है, मतलब कुल मिला करके होल्ड नहीं किस तरह से हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो नहीं समझा पाए थे। स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे एटम की, कि एटम जो है स्टेबल कैसे होता है, उसको नहीं समझा पाए थे। आज की डेट में हम जानते हैं कि एटम स्टेबल पार्टिकल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, घुमाने वाली फोर्स से। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं बताई इन्होंने। थ्योरी डिड नॉट मेंशन अबाउट न्यूक्लियस, मतलब इस थ्योरी ने न्यूक्लियस की कोई जिक्र ही नहीं किया था कि न्यूक्लियस जैसी भी कोई चीज़ होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे जिक्र करेगा, जब इसके 1911 में यानी इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, ठीक है ना, 1904 में, उसके 6 साल बाद ये थ्योरी आई है, तो सीधी सी बात है उस वक्त की थ्योरी को नहीं ये जस्टिफाई कर पाए ना, तो बात तो वही हुई। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, बात वही है, चाहे न्यूक्लियस के बारे में कोई इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। जो सेकंड मॉडल आता है वो है हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड मॉडल। तो आप हेडिंग लगा लो रदरफोर्ड मॉडल। ये मॉडल बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था, यानी इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसके कई नेम है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, इसके एक नाम और है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। स्कैटरिंग समझ रहे हो, बिखरना इधर उधर, अल्फा पार्टिकल इधर उधर बिखर गए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। एक नाम और है इसका सोलर सिस्टम मॉडल। कैसे है इसका सोलर सिस्टम मॉडल, नाम बताऊंगा मैं आपको, सोलर सिस्टम मॉडल, ये दो नाम और हैं इसके। ठीक है, चलो पीच मॉडल भी बोलते हैं इसको, लेकिन अपने यहाँ जनरली यूज नहीं होता, बट तो दो आप ध्यान रखो। अब देखो कब दिया था, 1911 में दिया था, ये अपन को पता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि रदरफोर्ड के मॉडल में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली में रदरफोर्ड की खुद की एक कंपनी थी, मैं आपको ध्यान बताता हूँ एक्चुअली में।
न्यूक्लियर कंपनी थी वो, मतलब एक तरह से रेडियो एक्टिविटी का काम होता था वहाँ पर, रेडिएशन से रिलेटेड मटेरियल जो थे वो रदरफोर्ड की कंपनी में थे। क्लियर? तो उन्होंने क्या करा, उसके जो कोवर्कर्स थे रदरफोर्ड के अंडर में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, मेटल की प्लेट पर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करके देखा, रेडिएशंस का, मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, रेडिएशंस होती हैं, अल्फा बीटा गामा, आप सब जानते हो। तो अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, इनमें से अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन लेकर के और हैवी मेटल्स पर टकरा करके देखा, और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए उनके कोवर्कर्स में। उसने नहीं किए थे, ये उनके कोवर्कर्स ने किए थे। उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे ही निकले जा रहे हैं, मैक्सिमम रेडिएशन डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, एटम से सीधे ही निकल रही है। जबकि थॉमसन मॉडल में पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा का पूरा किसमें, एटम में फैला रहता है, और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम में जाएगा, क्लियर है, तो हर जगह से लड़के वो वापस आना चाहिए, रिपेल होके आना चाहिए, क्योंकि एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल हर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए। बट ऐसा नहीं था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे। तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन तुरंत इन्होंने रदरफोर्ड को दी कि सब ऐसा हो रहा है। रदरफोर्ड का दिमाग काम कर गया कि थॉमसन के मॉडल में कुछ ना कुछ कमी है। थॉमसन का मॉडल अगर सही होता तो मेरे कोवर्कर्स क्या कहते, हर जगह से रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। दिमाग घूमा, इन्होंने फिर क्या किया, इस फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे थे, इसके साइंटिस्ट, उनसे हेल्प लेना स्टार्ट किया। हेल्प बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ठीक है। और हेल्प लेके उन्होंने एक मॉडल, एक एक्सपेरिमेंट दिया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल दिया, यानी कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। और उस एक्सपेरिमेंट में जो इसने सेटअप किया था, एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप किया था, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या, सुन लो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये इन्होंने किया था, ठीक है, ये इन्होंने किया था 1911 में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और एक सेटअप बनाया था। इस सेटअप में उन्होंने क्या चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिया था रेडिएशन सोर्स, मतलब अल्फा पार्टिकल का सोर्स, रेडिएशन सोर्स, ठीक है ना, ये अपन कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स, ठीक है। और ये उन्होंने लिया था रेडियम मेटल। रेडियम आपने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और रेडियम, फर्स्ट ग्रुप में आता है रेडियम, क्लियर है। तो रेडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। रेडियम जो है ना, ये रेडिएशन सोर्स है, यानी यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बार बार आ रहा है आपके माइंड में, आ रहा होगा सर ये अल्फा पार्टिकल क्या है। अगर मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैं इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होता है। पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। अब ये बनता कैसे, देखो, इसका मास 4 AMU होता है, कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ना हीलियम। वैसे हीलियम उसमें न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन आज की डेट के अकॉर्डिंग हीलियम क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ एटम है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम नहीं है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का एटम नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और इसका मास 4 AMU होता है। मतलब मास अपन कह सकते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी कैन से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज 4 times हैवियर देन हाइड्रोजन, हैवियर देन हाइड्रोजन का जो मास होता है ना वो 1 AMU होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है, क्योंकि हीलियम का 4 AMU है। अब हमारे पास ये क्या चीज़ है, तो ध्यान दें, ठीक है ना, ये है न्यूक्लियस हीलियम का, इसमें 2 प्रोटॉन है और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हीलियम का एटम है, ये अल्फा पार्टिकल नहीं है, हीलियम का एटम है, न्यूट्रल है। अब इसको अल्फा पार्टिकल कैसे, इसका आयोनाइजेशन करा दो, इस पर आप कैथोड रेज डाल दो, बताया था ना मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी रिमूव्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो, तो सिर्फ क्या बचेगा मुझे बताओ, एक हैवी सा न्यूक्लियस बचेगा। इलेक्ट्रॉन खत्म तो ये ऑर्बिट अपने आप हट जाएगी, ये बचेगा। इसे बोलते हैं He+2 न्यूक्लियस, He+2 न्यूक्लियस, हीलियम का +2 न्यूक्लियस है, इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक हैवी सा पार्टिकल होता है, हैवी पार्टिकल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हैवी पार्टिकल, 4 AMU इसका मास होता है, और इस पर +2 चार्ज होता है, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता ही नहीं,
तो ये है एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकलते हैं? रेडियम से। रेडियम एक मेटल है जो रेडियो एक्टिव मेटल है, ऐसी मेटल जो देखो रेडियो एक्टिव मेटल क्या होती है? ऐसी मेटल जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल्स छोड़ता रहता है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं? रेडियम के न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो रेडियम उस वक्त था अवेलेबल रदरफोर्ड के पास, उन्होंने रेडिएशन सोर्स या अल्फा पार्टिकल, बहुत महंगा आता है लेकिन इनके लिए महंगा नहीं था, तो रेडियम लिया था इन्होंने अल्फा पार्टिकल सोर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड चीज, ये जो अल्फा पार्टिकल थे ये रेडियम से निकल रहे थे, तो ये रेडियम तो चारों तरफ फैल जाएगा, तो हम भी इसके लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन हमारा शरीर खत्म हो जाएगा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। तो ये रेडिएशन एक ही डायरेक्शन में जाए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो यूनी डायरेक्शनल बनाने के लिए लेड का बॉक्स लिया जाता है। लेड बॉक्स क्या लिया इन्होंने? लेड बॉक्स लिया इसको यूनी डायरेक्शनल बनाने के लिए। किसको? रेडियम, जो रेडियम से अल्फा पार्टिकल की बीम निकलेगी, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको ये एक ही लाइन में कन्वर्ट कर देता है, अलग अलग चारों तरफ से फैलने से रोकता है लेड बॉक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तीसरी जो इन्होंने चीज़ ली, ये स्क्रीन ली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो जिंक सल्फाइड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यानी इन्होंने ली फ्लोरिसेंट स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आकर के एक स्पार्किंग जनरेट करेगा, तो हमें पता लग जाएगा, धब्बे से बना देगा इस स्क्रीन पर, तो हमें पता लग जाएगा ये अल्फा पार्टिकल कितने आए कितने गए। फ्लोरिसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड से मिलकर बनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल ये बहुत ही थिन थी, बहुत ही पतली थी, ठीक है। ये वो मेटल था गोल्ड का जिस पर अल्फा पार्टिकल्स आकर के टक्कर करेंगे और स्कैटरिंग होगी उनकी, ठीक है। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जाकर के वो अल्फा पार्टिकल जाकर के वो अपना रिकॉर्ड करेंगे, एक तरह से जाकर के स्क्रीन धब्बे से बना देंगे इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाने वाला हूँ, इसका किस तरह से बनाया उन्होंने, इतना नोट कर लो। चलो, तो अब देखो, अब उन्होंने किस तरह से अपना ये सेटअप बिठा रखा था, जरा समझना। देखो सेटअप में चार चीजें हैं, मैंने इनको नहीं मिटा रहा। अब जरा देखो यहां पर इस तरह से, जरा समझना, इस तरह से उन्होंने एक ये लेड बॉक्स है, दिस इज ए लेड बॉक्स। ये क्या है? लेड बॉक्स, लेड का एक बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसके अंदर रखा हुआ है एक सोर्स, रेडियम, Ra, रेडियम। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल सोर्स है, मतलब जैसे इसको स्टार्ट करेंगे अपन तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलने लग जाएंगे और अल्फा पार्टिकल की बीम निकलेगी पूरी, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल निकल के चारों तरफ यहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल, सॉरी ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। गोल्ड फॉइल तो अंदर रखेंगे इसकी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ये हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, क्लियर है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन ये जिंक सल्फाइड से मिलकर बनी थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, क्लियर। ये जिंक सल्फाइड जो मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है, मतलब देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल इस स्क्रीन पर आकर के टक्कर करेगा तो चमक उत्पन्न करेगा, धब्बे से बन जाएंगे, ऐसे ऐसे धब्बे से बना देंगे, अभी बताएंगे आपको। तो जहां जहां धब्बे बनेंगे वहां अल्फा पार्टिकल आकर के रुके हैं, ठीक है, इससे पता चलेगा अपन को, ठीक है। और यहां हम रख देते हैं एक गोल्ड फॉइल, इस तरह ये गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक बीम, देखिए यहाँ पर वैसे एक स्लिट लगा होता है, एक स्लिट, ठीक है। यहाँ पर एक स्लिट लगा होता है, वो मैं दिखा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है एक बीम इस तरह से। ये क्या चीज़ है जरा समझना, ये है अल्फा पार्टिकल बीम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल बीम है ये, क्या है ये? अल्फा पार्टिकल की बीम, मतलब इसमें करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स, बिलियन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस बीम में, करोड़ों अल्फा पार्टिकल, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सारी बीम यहाँ से निकलती है जंप करके, अल्फा पार्टिकल की बीम्स। और इस गोल्ड फॉइल में भी करोड़ों एटम है, करोड़ों न्यूक्लियस है, ठीक है, करोड़ों एटम है गोल्ड के।
तो गई यहाँ पर, तो क्या देखा, मैक्सिमम जो इसका हिस्सा था वो सीधा निकल गया इस बीम का, इस बीम का मैक्सिमम हिस्सा सीधा निकल करके यहाँ जा करके बहुत बड़े सारे इसमें स्पॉट्स बने, बहुत बड़े सारे स्पॉट्स बने। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ, कुछ इसके डेविएशन, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस बीम से डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहे थे, थोड़ा सा इनको अपन पतला बनाएंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो इस तरह से जा रहे थे, हर डायरेक्शन में लगभग गए, हर डायरेक्शन में वो आए इस तरह से, वो जस्ट पीछे भी आए थे। तो इस तरह से ये स्कैटरिंग है। और यहाँ पर देखो जैसे ही कोई पार्टिकल पड़ता है यहाँ एक धब्बा बन जाता है, यहाँ एक धब्बा बन जाता है, यहाँ एक धब्बा बन जाता है, यहाँ एक धब्बा, तो ये धब्बे बनते हैं। यहाँ बहुत बड़ा धब्बा बना, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज निकल गए। ठीक है, यहाँ धब्बा बन जाता है, यहाँ धब्बा बन जाता है, यहाँ धब्बा, अरे इस तरह से। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे क्या है, डेविएटेड अल्फा पार्टिकल्स। और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, नॉन डिफ्लेक्टेड, मतलब वो डेविएट नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही चले गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जैसे कोवर्कर्स ने सिर्फ ये बताया था कि पार्टिकल जाते हैं सिर्फ सीधे निकल जाते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया डिफ्लेक्ट होते हैं। ये तो रदरफोर्ड ने बताया था कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, करोड़ों में से 1000 पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन लाखों पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये करा था। तो ये आप डायग्राम बना लो। अब इसके नीचे मैं ऑब्जर्वेशंस लिखता हूं कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया था, ऑब्जर्वेशंस लिखता हूं। लेकिन ऑब्जर्वेशन से पहले मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं। ऑब्जर्वेशन अपन साइड में लिख लेंगे, एक और डायग्राम, इनसाइड पिक्चर ऑफ गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड के जो एटम्स हैं, गोल्ड फॉइल के अंदर जो गोल्ड के एटम्स अरेंज है, वहां अंदर क्या हो रहा होगा, इनसाइड पिक्चर क्या है, ये अपन इमेजिन कर रहे हैं किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अंदर किस तरह से हुआ होगा, अल्फा पार्टिकल्स अंदर गए होंगे, ठीक है ना, और वो किस तरह से डेविएट हुए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को 3 कैटेगरी में दिखाया था, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, कैसे जरा चेक करो। ये जैसे हमारी ये गोल्ड फॉइल है, जरा ध्यान, ये क्या है बच्चों, हमारी गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखो ये क्या है, गोल्ड के एटम्स, ये बड़े बड़े से गोल्ड के एटम्स। ठीक है, ये गोल्ड के एटम्स, गोल्ड के एटम्स इस तरह रखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, हर एक एटम का न्यूक्लियस बीच में होता है, ये सच्चाई है, सच्चाई थोड़ी छिपेगी, अंदर की बात तो यही है ना कि एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। और यहाँ क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स टकराने के लिए तैयार है। ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए, इस बीम से आए। ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल रहे थे। जो ए मैं लिख रहा हूं वो सीधे निकलने वाले पार्टिकल, ऐसे सीधा निकल। तो ए का मतलब यहां पर क्या है, ए का मतलब है नॉन डेविएटेड अल्फा पार्टिकल या नॉन डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। ए का मतलब है नॉन डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, और ये थे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स नॉन डिफ्लेक्टेड थे। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। तो देखो ए का मतलब यहां क्या है, ए का मतलब है कि नॉन डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है मैक्सिमम, नॉन डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम है। कुछ पार्टिकल यहां पर देखो, देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला पार्टिकल है जैसे, तो ये वाला पार्टिकल यहां गया सीधा और ऐसे निकल गया बी एंगल। ठीक है ना, कुछ एंगल बनाता हुआ स्कैटर्ड हो गया, ये तो नॉन डिफ्लेक्टेड थे, कुछ स्कैटर्ड हो गया। ऐसे ये पार्टिकल ऐसे स्कैटर्ड हो गया कुछ स्मॉल एंगल्स पर। ठीक है, तो बी का मतलब क्या है, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, स्मॉल एंगल, मतलब स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्टेड भी हुए कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम थे ऐसे, मैक्सिमम तो ए थे यानी जो सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्टेड हुए बहुत ही कम एंगल से, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसे। ठीक है, स्कैटरिंग, जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं वो स्कैटरिंग हो रही है उनके साथ, तो ये इस तरह से स्कैटर हुई। और लास्ट कैटेगरी उन्होंने सी बनाई कि कुछ एकाध 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा जो बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्टेड हुआ, बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्टेड हुआ। ठीक है, जैसे ये वाला अल्फा पार्टिकल है, ये आया और इस तरह से यहाँ पर टकरा के सीधे चला गया, ये हो गया हमारा सी, इसे टकरा गया इतना एंगल।
तो क्या हुआ, मोस्ट डिफ्लेक्शन, मोस्ट डिफ्लेक्टेड अल्फा, मोस्ट डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, ठीक है ना, लार्ज एंगल से, बहुत ही बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए कुछ पार्टिकल सी तरीके के। तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सी तरीके के भी थे, यानी बहुत ही ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, सीधे जो आ गए, बिल्कुल सामने आ गए, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने आ गए ना वो। अब न्यूक्लियस के सामने कितने से पार्टिकल आए होंगे, 20,000 में इसको एक अल्फा पार्टिकल आया होगा बिल्कुल सामने, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट एटम का क्या है, खाली है, तो मैक्सिमम ए जैसे होंगे, अल्फा पार्टिकल ए जैसे होंगे, यानी सीधे निकल जाएंगे। क्लियर है नहीं? ठीक है, इससे क्या पता चला था, इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला था कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, होलो, खाली पड़ा है। अभी अपन इसके कंक्लूजन लिखेंगे, था पहले ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, जरा चेक करो, मैं ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं हुए, अपने रास्ते से जैसे आए वैसे ही चले गए, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, एक ही तरह थे वो। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ पार्टिकल बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और सी क्या था, बहुत कम, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तो एक बार इसको नोट कर लो। इसके बाद अपन लिखते हैं कि तीनों ऑब्जर्वेशंस। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे कंक्लूजन्स। क्या क्या कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन का मतलब यहां पर क्या है, देखो कंक्लूजन का मतलब ये है कि रदरफोर्ड अपना मॉडल दे रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल आ रहा है, वो कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन नहीं, ऑब्जर्वेशंस। पहले ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख दिए हैं। 99.9% अल्फा पार्टिकल्स इनडेविएटेड थे। दोबारा से लिख देते हैं इनको। मैंने यहाँ पर सिर्फ ए और बी और सी पार्टिकल्स बताए हैं आपको, क्या है ए बी और सी का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशंस, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे। उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि सब मैंने रिसर्च करके ये पाया है और ये मेरा मॉडल है। कंक्लूजन का ये मतलब, कंक्लूजन मतलब मॉडल दे रहे हैं वो। तो पहले ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 99.9% यानी मैक्सिमम 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ट नॉन डेविएटेड, मतलब नॉन डेविएटेड, ए टाइप के थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ए टाइप के थे, मतलब सीधे निकल गए। क्लियर है? इससे रदरफोर्ड के माइंड में एक ही चीज है कि एटम खाली है, मैक्सिमम पोर्शन एटम का होलो है, खाली पड़ा है एटम, तभी तो सीधे निकल गए। न्यूक्लियस तो बीच में है, कहीं तो बीच में है, तो बहुत ही कम पार्टिकल वहां जाके उससे लड़ेंगे न्यूक्लियस से, मैक्सिमम तो सीधे ही निकलेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स, बाय स्मॉल एंगल्स। बी टाइप के पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ एंगल से डेविएट हुए, ठीक है। और थर्ड जो उनका कंक्लूजन था, ठीक है, आउट ऑफ 20,000, आउट ऑफ 20,000 ओनली वन अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से कोई एक, ओनली वन अल्फा पार्टिकल टर्न्स बैक और डेविएटेड बाय लार्ज एंगल। टर्न्स बैक का मतलब है 180 डिग्री एंगल से डेविएट होना, लगभग 180 डिग्री एंगल से डेविएट होके कुछ पार्टिकल वापस आए। करोड़ों पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल आए, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल आया, तो 1,00,000 में 5 पार्टिकल आए होंगे। ऐसे करोड़ों में से कुछ पार्टिकल, 1,000-2,000 पार्टिकल वापस आए थे 180 डिग्री। उनको कैसे पता चला, तो उसने चारों तरफ ही स्क्रीन बिछा रखी थी, यानी पीछे की तरफ भी स्क्रीन थी, तो पीछे वाली स्क्रीन पर भी उसने स्पॉट्स ऑब्जर्व किए, ऐसे स्पॉट्स। कुछ पीछे वाली स्क्रीन पर स्पॉट्स बहुत कम थे और आगे वाली पर बहुत ज्यादा थे। मैक्सिमम पार्ट तो खाली पड़ा है और कुछ पार्ट ऐसा है एटम का जहां पर कोई भारी सी चीज रखी हुई है, न्यूक्लियस। कुछ आइडिया उनको लगने लगा कि एटम का कुछ पार्ट ही ऐसा है जहां पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है। बहुत छोटा पार्ट, एटम का बहुत छोटा पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इससे पता चल रहा है कि एटम का बहुत ही छोटा पार्ट ऐसा है जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यानी प्रोटॉन बहुत ही छोटे स्पेस में रखा हुआ है, मैक्सिमम पार्ट खाली। जबकि थॉमसन बोल रहे थे कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्लस 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 है और बाकी इलेक्ट्रॉन तो एम्बेडेड है उसमें, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया इस मॉडल के बाद, ठीक है। तो ये इनके ऑब्जर्वेशंस थे और अब अपन बात करेंगे इनके कंक्लूजन की। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन कंक्लूजन लिखते हैं।
तो चलो अब अपन डिस्कस करते हैं कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर है? तो अपन हेडिंग लगा लेते हैं कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मतलब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, जिसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोला जाता है, उसके कंक्लूजन्स क्या क्या थे। तो देखो पहला जो इसका कंक्लूजन था वो ये था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो, बिकॉज ए टाइप के अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा थे जो सीधे निकल गए थे, स्ट्रेट निकल गए थे। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इन्होंने मॉडल दिया अपना, ये एक तरह से मॉडल ही है इनका, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल देने जा रहे हैं ये अपन। कंक्लूजन का मतलब ये है कि मैं अब ये अपने मॉडल में ये कंक्लूड करने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो क्योंकि कंक्लूजन से ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है कि उन्होंने ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो, खाली है। ठीक है। सेकंड कंक्लूजन इनका ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पूरे एटम में नहीं फैला हुआ, जैसा कि थॉमसन बता रहे। पॉजिटिव चार्ज जो है ये वेरी वेरी स्मॉल स्पेस में कहीं है, एटम की बहुत ही छोटी जगह पर कहीं है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह होता, आप खुद से सोचो, हर जगह होता, ठीक है, देखो ये एटम है हमारा, अगर पॉजिटिव चार्ज वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल को हम सही माने, और पॉजिटिव चार्ज अगर हर जगह होता, तो ये अल्फा पार्टिकल से करोड़ों अल्फा पार्टिकल टकराएंगे, तो हर पॉसिबल जगह से ये मैक्सिमम क्या होते, डेविएटेड होते, सारे अल्फा पार्टिकल डेविएटेड होते, पहली चीज़, और बड़े एंगल से डेविएटेड होते। जबकि हो क्या रहा है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डेविएटेड नहीं हो रहे, सीधे निकल रहे, होलो है, खाली पड़ा है एटम। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, बहुत कम, 20,000 में से एक, जो बहुत ज़्यादा एंगल से डेविएटेड हो रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डेविएटेड हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है ना गोल्ड फॉइल में, ये गोल्ड के एटम में, ये कहीं बीच में कहीं ना कहीं है, कहीं बीच में कहीं रेजाइड करता है, बहुत ही स्मॉल स्पेस में, बहुत ही छोटी जगह पे। ठीक है, ना कि पूरे में है। क्लियर है? चलो, तो सेकंड कंक्लूजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम reside in very small space called nucleus। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो बहुत ही छोटे से स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है ना, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। थर्ड कंक्लूजन क्या था, सोच के देखो, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल खुद से बहुत हैवी है, इटसेल्फ हैवी, खुद ही बहुत हैवी है। और ये पार्टिकल अगर वापस आ रहा है, किसी ऐसी चीज़ से टकरा के वापस आ रहा है, तो इससे मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटम के बीचों बीच में जो भी कोई है, ये न्यूक्लियस जिसको बाद में बोला था रदरफोर्ड ने, ये बहुत ही हैवी है। देयर इज समथिंग हैवी इन द एटम, एटम के अंदर बहुत ही हैवी कोई चीज़ रखी हुई है, वेरी वेरी हैवी चीज़ रखी हुई है, तभी तो एक बड़ा सा हैवी पार्टिकल उससे लड़के आ रहा है। आप खुद से सोच के देखो। क्लियर है? एक साइकिल वाला अगर ये ट्रक से टकरा जाता है तो लौटेगा, बहुत ही हैवी चीज़ से टकराया है। क्लियर? और एक छोटी, उससे भी छोटी साइकिल से टकरा जाए तो क्या होगा, वो बहुत आगे निकल जाएगा। मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल से काफ़ी हैवी चीज़ रखी हुई है एटम में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी थे, उस वक्त न्यूट्रॉन्स तो डिस्कवर हुए नहीं थे, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के बहुत हैवी सी चीज़ बनाते हैं, वही तो न्यूक्लियस होती है। लेकिन ये रखी बहुत छोटे स्पेस में, बट है बहुत हैवी, तभी कोई चीज़ लड़ करके उससे आ रही है, अल्फा पार्टिकल उससे लड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयर इज समथिंग वेरी वेरी हैवी in nucleus. So alpha particles deviated from
दिस, अल्फा पार्टिकल उससे डेविएट होके आ रहे हैं वापस कुछ, तो इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ही हैवी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद भी तो हैवी होती है। हीलियम+2 को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस में। 4 एक तरह से पार्टिकल हो गए। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद उन्होंने साइज वगैरह की बात की कि अगर हम साइज को कंपेयर करते हैं, साइज को, एटम के साइज को न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर करते हैं, तो उन्होंने साइज का भी आइडिया लगा लिया, क्योंकि उन्हें पता था मैंने कितने अल्फा पार्टिकल भेजे हैं, उनमें से कितने बाहर निकले, कितने वापस आए, तो उन्होंने साइज का पता लगा लिया था कि पूरे गोल्ड के एटम में न्यूक्लियस का साइज इतना है और गोल्ड का साइज इतना है। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है इसका साइज कितना है, ठीक है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। तो उन्होंने कहा इस न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर और इस पूरे बड़े एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब सोच के देखो कितने पावर का डिफरेंस है, 10⁵ पावर्स का डिफरेंस। 10⁵ का मतलब होता है 1 लाख। तो कौन सी चीज बड़ी है, एटम या न्यूक्लियस? एटम जो है 10⁻⁻10 मीटर बड़ा होता है, क्लियर है। तो ये 10⁵ टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है न्यूक्लियस से, मतलब एटम का साइज 1 लाख गुना बड़ा होता है न्यूक्लियस से, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं द साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स, या अपन कहेंगे 1 लाख, 10⁵ टाइम्स या 1 लाख टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में 1 लाख गुना बड़ा साइज होता है एटम, 1 लाख गुना बड़ा साइज होता है एटम। देखो, यानी हम ये से कह सकते हैं कि जो हमारा एटम है एक्चुअली में, उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसका साइज है 10⁻⁻15 मीटर और एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर है नहीं। तो अगर हम एटम की बात करें तो 10⁵ टाइम्स ज़्यादा बड़ा है भाई, 10⁻⁻10 ज़्यादा बड़ा है। -10 माइनस में बड़ा नंबर है, छोटा नंबर माइनस में बड़ा होता है एक्चुअली में। तो 10⁻⁻10 ज़्यादा बड़ा है किससे, 10⁻⁻15 से। कितना बड़ा है, 10⁵ टाइम्स बड़ा है, मतलब 1 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। अब इसको अपन ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ एक बॉल रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। तो ये बॉल न्यूक्लियस की तरह है और ये क्रिकेट का ग्राउंड इधर भी 5 किलोमीटर लंबा है, इधर भी 5 किलोमीटर लंबा है, हर तरफ ही 5 किलोमीटर लंबा है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, क्लियर है, यानी ग्राउंड में। तो हम कह सकते हैं ये जो बॉल है ये तो न्यूक्लियस है, ये बॉल तो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो पूरा बड़ा ग्राउंड है ये एटम है भैया, ये क्या है, एटम, क्लियर है नहीं। यानी कि आखिरी दर्शक जो इस ग्राउंड का बैठा हुआ है वो बॉल से 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। आप सोचो 5 किलोमीटर दूर कोई बहुत छोटी दूरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है 5 किलोमीटर। और बॉल कितनी सी होती है, तो बॉल न्यूक्लियस की तरह 5 किलोमीटर दूर कहीं जा करके एटम का अंत होगा, आखिरी उसका ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया था इस साइज के बारे में। क्लियर हो रहा है, कुछ क्लियर है, ठीक है, उसको नोट कर लो। और अब उन्होंने एक और बात बताई, जैसे 2 और बातें, लास्ट वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया, जो थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, वो बात इन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूट्रल एटम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम पर चार्ज होता है ये इन्होंने नहीं बताया था, एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम, जो थॉमसन भी बता चुके थे अपने प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल में। लेकिन ये सारी चीज़ें थॉमसन ने नहीं बताई थी, ठीक है। 6 और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई, उनके मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ कहा जाए। इन्होंने सोचा न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हो गई, ये एटम के बीचों बीच एक ऐसी हैवी सी जगह है जहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज रेजाइड करता है, इसीलिए कुछ अल्फा पार्टिकल वहाँ से टकरा के लौट आते हैं, मैक्सिमम निकल जाते हैं, कुछ स्मॉल एंगल्स पर डेविएट होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। अब सोच के देखो तुम लोग,
इसको क्या पड़ी थी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सोचा। इनके मन में एक चीज़ आई, क्या कि जिस तरह से अगर हम कंपेयर करें अर्थ और सन को, अर्थ और सन यानी सोलर सिस्टम, इनको तुरंत याद आया। देखो इधर ध्यान दो, ये क्या है, हमारा सन है बीच में, और ये यहाँ पे अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स घूम रहे। तो उन्होंने क्या कहा, जिस तरह अर्थ को सन अपनी तरफ खींचता है, जरा ध्यान देना, अर्थ को सन अपनी तरफ खींचता है, कौन से फोर्स से? ग्रेविटी से। आप सब जानते हो ग्रेविटी क्या होती है, एक हैवी मास वाला पार्टिकल एक दूसरे छोटे मास वाले पार्टिकल को खींचता है अपनी तरफ, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो सन का मास बहुत ज़्यादा होता है, अर्थ का बहुत कम होता है, तो सन अपने मास की वजह से अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। तो क्यों ना अर्थ उसमें गिर जाती है, अर्थ को सर में गिर जाना चाहिए था। क्लियर है नहीं? लेकिन होता क्या है, अर्थ जो होती है ना, अर्थ वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करती है घूमने में। जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, अर्थ इस फोर्स को यूज कर लेती है, गिरती नहीं है, इस फोर्स से गिर जाना चाहिए, लेकिन अर्थ क्या करती है, इस फोर्स को चेंज कर लेती है सेंट्रीपिटल फोर्स में। अर्थ इस फोर्स को किस में चेंज कर लेती है? घूमने वाली फोर्स में चेंज कर लेती है, और सर्कुलर पाथ पे लगातार घूमती रहती है। क्लियर है नहीं? बिल्कुल ऐसा क्या ऐसा विचार उनके मन में आया एटम को लेके कि एटम ऐसे है, बीच में न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर कर लिया और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके घूम रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगता है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगता है Fe, इसको बोलते हैं अपन, Fe को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये कैसे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स? जो आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक काइंड ऑफ फोर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरीके का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ चार्ज अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, मतलब न्यूक्लियस पर, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा था, सन अर्थ को अपनी ग्रेविटी की वजह से खींच रहा था, तो अर्थ इसकी तरफ खींची चली नहीं गई, बल्कि उस अट्रैक्शन फोर्स को इसने यूज कर लिया घूमने वाली फोर्स में। मतलब इसको घुमाने वाली फोर्स कहाँ से मिली? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी घुमाने वाली फोर्स मिल जाती है इस अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से घुमाने वाली फोर्स मिल जाती है, और ये लगातार इस सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। ये इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, नहीं तो देखो इतनी बड़ी बात बोल दी, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेज में, मूवेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन, ये बहुत बड़ी बात की थी। मूवेबल भी कैसे? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेस्ट स्टेज में बोल सकते थे नहीं। क्लियर? थॉमसन ने तो कुछ बोला ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कि मूवेबल है, अपन ने उसकी लिमिटेशन पढ़ी थी। हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, वो घूम रहा है नहीं घूम रहा, वो सारी चीज़ें नहीं बताई थी। तो इन्होंने कहा घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब इन्होंने दिमाग कैसे लगाया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल कैसे रहा है? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कराता है। सेंट्रीपिटल फोर्स से ही कोई चीज़ घूमती है चारों तरफ। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ लगाई कैसे? देखो इन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है भाई, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ध्यान आ रहा है? एक्सेलरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या बनेगा? एक्सेलरेशन बनेगा। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, और वो लगातार चेंज भी होगी, तो चेंज भी होगी, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन बन जाता है, और एक्सेलरेशन से फोर्स बन जाता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से? अट्रैक्शन फोर्स से। भाई न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इससे इलेक्ट्रॉन घूमने लगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होने लगी, एक्सेलरेशन बना, एक्सेलरेशन से फोर्स बन गया कौन सा? नया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियस, उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा घुमाने वाला, और वो घूमती जाएगी। अब एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। एक पत्थर ले लो, उस पर एक रस्सी बांध दो, एक धागा बांध दो, उस धागे को अपने हाथ में पकड़ लो और जोर से उस पत्थर को घुमाओ चारों तरफ, जोर जोर से पत्थर को घुमाओ। जोर जोर से अगर आप पत्थर को घुमाएंगे तो पत्थर हमारी तरफ हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो घुमाते हुए पत्थर को ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देखना, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या, और सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन पत्थर उस अट्रैक्शन फोर्स को यूज कहाँ ले रहा है? घुमाने वाली फोर्स।
पत्थर एक्चुअली में उस अट्रैक्शन फोर्स को घुमाने वाला, हमारी तरफ नहीं आ रहा, उस घुमाने वाली फोर्स में यूज रह रहा है, मतलब पत्थर सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है उस फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को, और घूम रहा जाता, वो यहाँ हो रहा था। तो इस तरीके का उन्होंने माइंड लगाया था। वैल्यूज बोर ने दी थी, इन फोर्स की वैल्यू बोर ने, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, इसकी फोर्स की वैल्यू करेक्शन करके बोर ने दी थी। उसको अच्छे से उन्होंने ही समझाया था बोर ने, लेकिन उनके मन में ये कहीं ना कहीं आइडिया था। तो छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, electrons revolve in closed circular paths around nucleus। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ्स में घूम रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके की एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, एक तरह से घूमने वाली फोर्स अवेलेबल करा रहा है, और इसलिए घूमता जा रहा है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। तो इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं इसके फेलियर, कि ये मॉडल टिक नहीं पाया था, क्योंकि बोर्स मॉडल इसके बाद आता है, तो ये मॉडल कुछ बातें नहीं समझा पाया था, उनको अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नोट कर लिए। तो फेलियर देखते हैं इसकी, इस मॉडल के फेलियर क्या क्या। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फेलियर्स, और यू कैन से डिमेरिट्स, और यू कैन से ड्रॉबैक्स, और यू कैन से लिमिटेशंस। आप कुछ भी कह दो, लिमिटेशंस कह दो, चाहे ड्रॉबैक्स कह दो, चाहे डिमेरिट्स कह दो, चाहे फेलियर कह दो। मतलब रदरफोर्ड मॉडल क्या क्या चीज़ें नहीं समझा पाया था, इसको हम एक बार डिस्कस करने वाले। एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं आपको एक बात बताता हूँ। रदरफोर्ड ने, आपने वैसे सब जानते हैं क्या नहीं समझा पाया था ये, लेकिन मैं इसको दूसरे तरह से समझाऊंगा। उस वक्त एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे 1911 के आसपास ही, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने फिजिक्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल फील्ड, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फिजिक्स में नई नई बताई, मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल की एक थ्योरी चलती थी चार्ज पार्टिकल्स पर, बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड थ्योरी थी, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम ही नहीं सकता। जरा समझना, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूम सकता। वो थ्योरी क्या है, जरा इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो खरे नहीं उतरे थे रदरफोर्ड। तो पहले कमी बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं कि मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी मैक्सवेल की, ठीक है। और इनकी थ्योरी पर अगर कोई साइंटिस्ट अपनी बात को नहीं समझा पा रहा है तो दैट मीन्स वो गलत है। ये वेल प्रूव्ड इस्टेब्लिश्ड थ्योरी, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, इन्होंने कहा था एनी accelerated charge particle, any accelerated charge particle emits radiation and loses its energy, very very important। कोई भी चार्ज पार्टिकल इस दुनिया का अगर एक्सेलरेटेड है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड ही मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो ये थ्योरी बिल्कुल बैठ रही है, ये पॉइंट बैठ रहा है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो एमिट रेडिएशन, मतलब वो अपनी रेडिएशन लॉस करे, रेडिएशन छोड़ेगा अपने अंदर से। और रेडिएशन जब निकलती जाएगी, उसकी निकलती जाएगी तो क्या होगा, लगातार उसकी एनर्जी भी लॉस होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होते होते वो फॉल डाउन, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियस जाके अगर कोलाइड कर जाएगा, भिड़ जाएगा, गिर जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी तब तक है जब तक कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, घूम रहा है। अगर दोनों भिड़ गए तो एटम खत्म, ठीक है। तो ऐसे में तो एटम स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है नहीं? तो इन्होंने फिर ये कहा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। क्लियर है नहीं? ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड भी है, प्लस एक्सेलरेटेड भी है, घूमते वक्त चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी, घूमेगा, ऐसे उन्होंने मना नहीं किया। ये स्टार्ट करेगा अपनी यात्रा, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, खिंचता चला जाएगा न्यूक्लियस की तरफ। एक बात बताओ, लगातार तभी तो घूम सकता है जब एनर्जी कांस्टेंट रहे, उसी एनर्जी से घूमता रहे तो लगातार घूमेगा। अगर एनर्जी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, क्लियर है ना, कि वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी भी एनर्जी पर डिपेंड करती है।
क्लियर है नहीं? तो जब एनर्जी कम हो रही है तो वेलोसिटी भी कम होगी, तो धीमे 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 न्यूक्लियस की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियस है और ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, कम करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी जब रिलीज करेगा तो ये न्यूक्लियस की तरफ धीरे धीरे खिंचता चला जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ धीरे धीरे खिंचता चला जाएगा, और फाइनली न्यूक्लियस में ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भिड़ जाएगा। तो ऐसे में तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यानी लिमिटेशन क्या है, एटम स्टेबल नहीं होता रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ये मैक्सवेल ने कहा, लेकिन रियल में तो एटम स्टेबल होता है। क्लियर है? नहीं? तो ये बन गई उसकी लिमिटेशन नंबर 1। लिमिटेशन या ड्रॉबैक। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड है, तो गिर जाना चाहिए, उसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। मैक्सवेल की थ्योरी वेल प्रूफ थी, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बैठ रही है, कम होती जाएगी, गिर जाएगी। रदरफोर्ड ने माना था हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, तो उनकी ये ड्रॉबैक होगी। सेकेंड जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी, जरा समझो। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ hydrogen atom. He did not explain discrete spectrum of hydrogen atom। अभी बात में कितने बच्चे हैं, हाथ खड़े करो जिन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना हुआ है? कुछ आप स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हो, नई चीज़ है आपके लिए। और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम तो और भी नई चीज़ होगी। डिस्क्रीट का मतलब टूटा हुआ, देखो डिस्क्रीट का मतलब विभाज्य, टूटा हुआ। कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस वर्ड होता है लगातार, एक डिस्क्रीट होता है, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे एक बच्चा है वो फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड में, सेकंड के बाद थर्ड में, थर्ड के बाद फोर्थ में, फोर्थ के बाद फिफ्थ में, फिफ्थ के बाद सिक्स, इनमें सारी मार्कशीट है 1 से लेकर 12 तक की, तो वो कंटिन्यूअस बोलेंगे उस चीज़ को। और एक बच्चा ऐसे सिर्फ फिफ्थ के बाद सिर्फ सेवन्थ में आ जाए, सेवन्थ के बाद 9th में आ जाए, फिर 10th में, तब फिर सीधा 11th छोड़ के 12th, तो उसके पास सारी मार्कशीट्स नहीं है, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट। उस चीज़ को अपन डिस्क्रीट बोलते हैं। इसका मतलब बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। स्पेक्ट्रम क्या, अब ये समझो। देखो आपने सबने पढ़ा है कि ये जो व्हाइट लाइट होती है, इसमें 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर बोलते हैं। जब अपन प्रिज्म लेते हैं, जरा ध्यान दें, प्रिज्म, ठीक है, इस प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट गिराते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट, प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट गिराते हैं, 7 कलर की लाइट गिराते हैं एक साथ, ठीक है ना, ये अलग अलग नहीं है एक्चुअली में, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ये पूरी बीम है, ये बीम है लाइट, इसको अपन प्रिज्म पर गिरा रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ एक स्क्रीन रखी हुई है, इस स्क्रीन पर इस तरह से 7 कलर की लाइट अलग अलग पॉइंट पर रिकॉर्ड हो जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रिज्म पर 7 कलर की लाइट अलग अलग पॉइंट पर जाके रिकॉर्ड होती है। सबसे नीचे वायलेट कलर, फिर इंडिगो, ऊपर बढ़ रहा है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्लियर। तो व्हाइट लाइट का प्रिज्म के थ्रू निकलकर डिफ्लेक्शन होना, व्हाइट लाइट प्रिज्म में से निकल करके 7 कलर की लाइट में डिवाइड हो गई और स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो गई, एक बैंड सी बन गई। ये स्क्रीन पर क्या बन गई, एक बैंड बन गई, और इस बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है एक्चुअली, मतलब इसमें सारे कलर मौजूद हैं। जैसे बच्चे के पास सारी मार्कशीट्स है हर क्लास की। लेकिन अगर अपन हाइड्रोजन गैस लेते, अगर अपन सपोज करो कोई हाइड्रोजन गैस ले लो या हीलियम गैस ले लो, हाइड्रोजन या हीलियम गैस अगर अपन लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ले लिए बहुत सारे, और इस हाइड्रोजन गैस पर हमने वाइट लाइट गिराई, मुझे समझना, वाइट लाइट अगर अपन हाइड्रोजन गैस पर गिराते हैं वाइट लाइट, ठीक है, और यहाँ स्क्रीन रख देते हैं, तो जो सारी लाइट्स इसमें से बाहर निकल रही हैं, तो इसी तरीके का बैंड बनना चाहिए था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। लेकिन हुआ क्या, ज़रा देखो हुआ क्या, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कलर की लाइट ही
यहाँ पर दिखाई दी, कुछ सारी लाइट दिखाई, जैसे मान लो ब्लू दिख गई, ठीक है, इंडिगो दिख गई, वॉलेट, बाकी सब लाइट गायब होगी। आप अगर गैस बदल देते हो, मान लो आप हाइड्रोजन की जगह आप हीलियम ले लेते हो और गिराते हो, तो अब की बार क्या होगा, सपोज करो अब की बार रेड आ जाए, ठीक है, ग्रीन आ गई, येलो आ गई, बाकी सब गायब होगी। तो इस तरह से आ रहा था, सारे की सारी जो लाइट थी, सारी जो वेवलेंथ थी लाइट की, सारे कलर थे वो ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे, कुछ कलर ही ऑब्जर्व, इन बाकी कलर कहाँ गए, हाइड्रोजन ने ऐसा क्या किया उन कलर के साथ, बाकी कलर कहाँ गए, कुछ कलर ही यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे। तो इसको बोला जाता है कि यहाँ स्पेक्ट्रम टूटा हुआ है, सारे कलर नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, पर्दे पर मिलने वाला एक इमेज है जिसपे कलर है, ठीक है, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम टूटा हुआ है, ये कंटिन्यूस सारे इसमें मौजूद। तो उनसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों होता है, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो दो बड़े ड्रॉबैक है, इन दोनों ड्रॉबैक्स को कौन एक्सप्लेन करता है, बोहर्स। तो नेक्स्ट मॉडल अपन स्टार्ट करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको नोट करो।